तो यहाँ पर देखिए जितने भी बच्चे अभी अभी 2025 विज्ञान का पेपर देकर आए हैं और उनका भी कोड 824 CN है, पेपर है, पेपर का कोड है। तो प्यारे बच्चों इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं। 20 क्वेश्चन है जी प्यारे बच्चों, जितने भी आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 20 ऑब्जेक्टिव में से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के सही गए हैं। और अगर आप लोगों को किसी और पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर अपने पेपर को भेज दीजिएगा 9696458816। इस नंबर पर अपने आप पेपर को ठीक से खींच कर भेज दीजिएगा, मैं उस पेपर का सोल्यूशन करवा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला, एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है। छड़ का प्रतिबिंब है क्या प्यारे बच्चों? आभासी सीधा व छोटा है, आभासी सीधा व बड़ा है, वास्तविक उल्टा व बड़ा है, वास्तविक उल्टा व छोटा है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर देखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आभासी सीधा व बड़ा है। जिसको भी डाउट होता कि नहीं इसका क्वेश्चन ये सही होगा तो वो अपना राय कमेंट में दे सकते हैं, हाँ सर ये इसका क्वेश्चन ये सही है। इस प्रकार आप लोग कह सकते हैं। गाली देने वाला या फालतू बकवास मत करिएगा। जो भी आपको लगता नहीं सर ये नहीं सही है ये सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, ठीक। बट जो मैं बता रहा हूँ 100% सही है, अगर सही नहीं रहता तो मैं बताता ही नहीं, ठीक। तो आप लोग मिलाते चलिएगा। दूसरा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो फोकस दूरी कितना दिया है बच्चों? 10 सेंटीमीटर दिया है। तो वो वक्रता त्रिज्या कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर होगा कि 40 सेंटीमीटर होगा कि 5 सेंटीमीटर होगा कि 10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, देखिए वो करता है त्रिज्या यह बराबर क्या होता है? r/2 होता है। अब r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। r बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? r बराबर 2f हो जाएगा। f का मान 10 है तो 10 दूनी 20, यानी वो करता है त्रिज्या कितना हो जाएगा फिर बच्चों? यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न है कि एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का चित्र में दिखाया गया विचलन कोण होना चाहिए। विचलन कोण क्या होना चाहिए? अल्फा होना चाहिए, बीटा होना चाहिए, गामा होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा क्या होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए फिर बच्चों? तो यहाँ पर देखिए जो फिर बच्चों ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक, रो होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन या प्रकाश का परिग्रहण या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों तारों का जो टिमटिमाना होता है वो वायुमंडल के अपवर्तन के कारण होता है, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण होता है। आगे बात करते हैं 5वें नंबर का। यहाँ पर देख लीजिए कि विद्युत परिपथ पे प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयव के नाम स्तंभ x में दिए गए हैं, स्तंभ y में दिए गए चित्रों के ऐसे सुमेलन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। वोल्ट मीटर, तो यहाँ पर देखिए फिर बच्चों ये वोल्ट मीटर का पहचानिए पहले का तीसरा। प्रतिरोध की बात की जाए तो ये आपका प्रतिरोध है फिर बच्चों। बंद प्लग कुंजी ये आपका ये है। अब विद्युत सर ये आपका ये है, यानी कौन सा सही है? यहाँ पर देखिए फिर बच्चों यहाँ पर आपका पहले का जो सही है वोल्ट मीटर वो तीसरा सही है। पहले का ये तो है नहीं, वैसे गलत हो गया, ये भी नहीं वैसे गलत हो गया, ये सही है। पहले का तीसरा और दूसरे का प्रतिरोध पहला है, तीसरे का क्या है? चौथा है। तो तीसरे का दूसरा, ये भी नहीं है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं 6वें नंबर का प्रश्न। यहाँ पर देख लेते हैं। 6वें नंबर का प्रश्न है कि किसी तार का प्रतिरोध 2 में इसी पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुनी तथा व्यास आधा है तब दूसरा तार का प्रतिरोध होगा 8 ओम होगा कि 16 ओम होगा कि 32 ओम होगा कि 4 ओम होगा। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना ओम हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर आपका 8 ओम होगा। आगे बात करते हैं 7वें नंबर का प्रश्न है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के कारण प्रयुक्त नियम है क्या है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। आगे बात करते हैं। यहाँ पर अब आ जाता है केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो कि बहुत ही ईजी था। CH3COOH का IUPAC नाम है प्यारे बच्चों, ये मैं बार बार बताता हूँ। यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एसिटिक अम्ल, तो इसका साधारण नाम होता है प्रोपेनिक अम्ल नहीं है, प्रोपेनोलाल नहीं, एथेनोइक अम्ल होता है। इसका IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल है। IUPAC नाम कैसे निकाला जाता है इसको हमने बताया है। 9वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एल्काइन का सूत्र है प्यारे बच्चों? तो देखिए एल्केन का सूत्र में एक बॉन्ड होता है, एल्कीन के सूत्र में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन के सूत्र में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इन सभी चारों प्रश्नों में देखिए कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पर देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड है। 10वें नंबर का प्रश्न है
कि पूर्ण रूप से उदासीन विलेन का पीएच मान है। फिर बच्चों ये हर साल हर एक सेट में आता है, आप उठा लीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बच्चे बच्चे को इसका उत्तर मालूम होना चाहिए कि 0 होता है, 1 होता है कि 7 होता है कि 10 होता है। तो देखिए जब अम्ल की बात की जाए, फिर बच्चों जब अम्ल का बात की जाए तो अम्ल में 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, और क्षार में 7 से अधिक होता है, 7 से यानी 8 से होता है, और उदासीन जो होता है आपका 7 होता है। तो यहाँ पर उदासीन विलेन का पीएच मान पूछा है फिर बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन सही है। 11 नंबर का प्रश्न है Na2CO3.10H2O का प्रचलित नाम है। बहुत सारे बच्चे इंटू पढ़ते हैं, इंटू नहीं पढ़ा जाता है। व्यंजक चूर्ण है, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा धोने का सोडा, यानी जिसको कहते हैं धावन सोडा। आगे बात करते हैं फिर बच्चों, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। अगर आप लोग किसी को लगता है कि नहीं दूसरा, तो आप लोग उसको भी कमेंट करिएगा, मैं विचार करूंगा कि कैसे आप कह रहे हैं। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण प्यारे बच्चों, संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जुड़ना। कार्बन में वायु का जलना C+O2 गलत नहीं है। दूसरा यहाँ पर देखिए, जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, ये भी आपका नहीं है, जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपका कैल्शियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अपक्रिया, ग्लूकोज का ऑक्सीजन से अपक्रिया। तो यहाँ पर कार्बन में वायु का जलना हो जाएगा बच्चों, ये आपका विस्थापन अपक्रिया है। ठीक, उसके बाद में देखिए 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में क्षारीय धातु है। प्यारे बच्चों निम्न में क्षारीय धातु कौन सा है? यहाँ पर देखिए तो कैल्शियम है कि पोटेशियम है कि Ag है कि Al है। प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम, जो है क्षारीय धातु आपका है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। फिजिक्स के क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? तो पोषण से है कि श्वसन से है, उत्सर्जन से, परिवहन से है। तो प्यारे बच्चों वृक्क का काम होता है उत्सर्जन से, अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। 15 नंबर का प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी क्या होता है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन को नियंत्रण करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सही। तो प्यारे बच्चों इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो सोचने की क्षमता होती है, शरीर का संतुलन होता है, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए होता है। 16 नंबर का प्रश्न है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है। अंतिम उत्पाद क्या है? प्रोटीन है कि पायरोट है कि फास्फेट है कि फ्रक्टोज है। प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों बी नंबर का, पायरोट है। आगे बात कर लेते हैं, 17 नंबर का प्रश्न है, पुंकेसर में होते हैं, पुंकेसर में होते हैं परागकोश होता है, तंतु होता है कि ए और बी दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है? तो प्यारे बच्चों देखिए परागकोश में जो होते हैं ये आपका जो होता है दोनों होता है, ये आपका परागकोश भी होता है, तंतु भी होता है, ए और बी दोनों। आगे बात करते हैं, 18 नंबर का प्रश्न है कि मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? गिरजाघर, प्राथमिक विद्यालय से, मंदिर से, घर से। तो यहाँ पर ये कहाँ से प्राप्त की थी फिर बच्चों? गिरजाघर से प्राप्त किए थे। आगे बात करते हैं, 19 नंबर का प्रश्न है, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध पौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। तो देखिए शुद्ध लंबे पौधे का प्राप्त क्या होता है? कैपिटल टी, और शुद्ध बौने का था स्मॉल टी। आगे बात करते हैं, 20वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में कौन शीर्ष मांसाहारी है? हिरन है कि बाघ है कि मेढक है, सांप है? मेरे बच्चों सांप शाकाहारी हो, माड़ भी शाकाहारी है, हिरन भी शाकाहारी है, बट जो बाघ है फिर बच्चों मांसाहारी है। अगर आपको भी किसी और कोड का सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, और जिस नंबर बताऊँ 9696458816 इस नंबर पर अपने पेपर को भेज दीजिए और सोल्यूशन मिल जाएगा।